हेलो दोस्तों। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स का जो 5th चैप्टर है, उसके कुछ लास्ट का रह गया है तो वो करेंगे। उसके बाद 6 चैप्टर्स का कल करेंगे, ठीक है। और एनवायरनमेंट का 2nd चैप्टर वो भी क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको पीडीएफ वगैरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी चाहिए तो क्या बोलते हैं, जो इसी चैनल से नाम से टेलीग्राम पर चैनल है यूपीएससी पीएससी हिंदी वाले, तो इसके बारे में आप जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे डेली जो करंट अफेयर होते हैं, उसके अलावा जो मंथली मैगज़ीन आती हैं, जो मतलब मुझे लगता है कि ठीक है मटेरियल मेरे हिसाब से, तो मैं वो वहाँ पे डालता जाता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये वीडियो होते हैं इनके जो अपडेट होते हैं वो भी वहाँ पे डेली जब भी आते हैं तो वहाँ पे सेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए 5.5 तक हो गया था। 5.6 क्या है, भारत में जो स्टार्टअप परितंत्र है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, इसका क्या किया, उद्घाटन किया है, ठीक है। 2016 में ये स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया पहल। इसके शुरू होने के बाद से जो भारत सरकार है उसके द्वारा आयोजित किया गया सबसे बड़ा स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये, जो अब हुआ है, ठीक है। ऐसे में जो अपेक्षा की जा रही है कि जो प्रारंभ है वो विश्व भर के जो शीर्ष नीति निर्माता है, उद्योग है, शिक्षाविद है, निवेशक है, सॉरी, स्टार्टअप्स हैं और सभी हितधारक है, इनको क्या करेगा, एक साथ लाएगा। तो ये इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय है, और किसके अंतर्गत किया गया, जो DPIIT है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो स्टार्टअप होता क्या है, देखिए सबसे पहले जैसे कि अगर कोई काम जो स्टार्टअप है वो चल रहा है, तो अगर वो 10 साल से लगातार चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, कि वो स्टार्टअप है, ठीक है। उसके अलावा जो उसका बिजनेस हुआ हो प्रीवियस ईयर का, वो 100 करोड़ से ज़्यादा ना हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा जो बिज़नेस वो कर रहे हैं उससे हमारा क्या हो रहा हो, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो, और वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा भी उसमें बनाया जा रहा हो, ठीक है। उसके अलावा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है कोई भी, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, कि ये स्टार्टअप है। तो उसके बाद देखिए क्या है, जो उद्घाटन समारोह है उसमें जो बिम्स्टेक है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रैकिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इन देशों समेत जो 25 से अधिक देश हैं और जो 200 से अधिक वैश्विक वक्ता हैं, वो जो है सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं थोड़ा और। ये देखिए गूगल पे ये इमेज पड़ी हुई थी बिम्स्टेक। तो इसमें ये 7 देश हैं, ठीक है। कौन से देश हैं, तो जो बे ऑफ बंगाल है उसके साइड जो आसपास के देश हैं, जैसे कि भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका, ठीक है। तो फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी इसकी, हेल्ड इन थाईलैंड। पहली समिट थाईलैंड में हुई थी। करंटली जो है श्रीलंका इसकी चेयर कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये फाउंड हुआ था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस ऑफ जो बिम्स्टैक है उसकी देख लेते हैं। तो अकाउंट फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% है, ठीक है। कंबाइंड GDP ऑफ 2.7 ट्रिलियन, ठीक है। उसके अलावा 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर, जो ये यहाँ से 1/4 जो ट्रेड का सामान है वो हर साल जाता है, ठीक है। उसके अलावा 6 फोकस एरिया, कौन से, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज़, ठीक है। ये 6 इसके मेजर एरिया हैं। उसके अलावा जो स्टार्टअप है क्या, तो स्टार्टअप जो है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसके तहत जो DPIIT है, उसने स्टार्टअप को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जिसे भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनके रूप में जो है निगमित किया गया है, ठीक है। तो ये जो निगमित है, जैसे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित है। पंजीकृत पार्टनरशिप जो फर्म है वो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में जो है बताया गया है। और लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप किस में है, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो स्टार्टअप है उसका इकोसिस्टम इन इंडिया, तो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। यहाँ पे 38 यूनिकॉर्न्स है, 50 ईयर्स ऑन ईयर एवरेज ग्रोथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेंट्रिक स्टार्टअप हैव बिन एनॉर्मस ग्रोथ। उसके अलावा कुछ फेसेस प्रॉब्लम भी हैं, जैसे कि रेजिंग फंड, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है ना, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स होते हैं। उसके अलावा इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सपोर्टिंग नहीं है। लैक ऑफ मेंबरशिप एंड सपोर्ट, ठीक है, मेंबरशिप की कमी है और इसमें सपोर्ट की कमी है। तो वर्तमान स्थिति देखें अगर स्टार्टअप की, तो
किस प्रकार ये जो है स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो 2016 में जो आरंभ किया गया था स्टार्टअप इंडिया पहल, तो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करना और भारत में नवाचार और जो उद्यमिता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण और समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना। ठीक है, स्टार्टअप जो आगे इन्फोग्राफिक्स होगा उसमें बताया गया। तो जो स्टार्टअप है वो इंडिया का लक्ष्य जो है त्रिस्तरीय रणनीति है, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, उसके माध्यम से समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, उसके बाद जो स्टार्टअप है वो 5 साल वर्ष पूरे होने पर स्टार्टअप पारितंत्र में इसके योगदान को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब 2016 में ये लॉन्च हुआ था। तो सरकार द्वारा जो 47 वेंचर कैपिटल फर्म है, ठीक है, ये क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कंपनियों का पैसा लेके फिर उसे जैसे शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, मतलब पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इन्वेस्ट करने का काम करती है। उसके लिए जो है 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबद्धता रखी गई है सरकार द्वारा। ठीक है, तो इस राशि को क्या करते हैं, जो इन्वेस्ट इंडिया है, जैसे कि ये इन्वेस्ट इंडिया क्या करता है, जो स्टार्टअप वगैरह होता है उनके लिए पैसा देता है ना। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फर्म के लिए जो है पैसा ये अलाउड करता है, जिसके लिए सरकार बोलती है, जैसे एमएसएमई के लिए भी देता है ये। ठीक है, उसके माध्यम से स्टार्टअप जो इंडिया है उसके द्वारा प्रतिबंध जो फंड कॉपर्स है, ठीक है, ये स्टार्टअप के लिए मतलब पैसा देने के लिए एक वो होता है, तंत्र की तरह यूज़ होता है। तो इससे निकाल कर 323 स्टार्टअप जो है पहले से ही निवेश किया जा चुका है इनमें से। ठीक है, तो जो स्टार्टअप इंडिया उसने जो ये सारे देश हैं, रूस, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फिनलैंड, इसराइल और सिंगापुर, इनके साथ एक द्विपक्षीय सरकारी सहयोग, इसके माध्यम से जो है भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार उपलब्धता तथा ज्ञान को सक्षम बनाया है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया ने। तो ये जो पारस्परिक सहयोग है एक स्टार्टअप ब्रिज कहलाते हैं। ठीक है, ये द्विपक्षीय सरकारी जितने भी सहयोग हैं ये क्या कहलाते हैं, एक स्टार्टअप ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों देशों के जो स्टार्टअप्स हैं, निवेशक इनक्यूबेटर्स होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, इनक्यूबेटर्स मतलब जो उद्भव करते हैं स्टार्टअप्स का, ठीक है, जो मतलब ऊपर उठाने का काम करते हैं एक तरह से, तो वो वाली कंपनी होती है। इच्छुक उद्यमी हैं उनको विस्तार प्रदान करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध करवाकर एक दूसरे के संपर्क में स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, ये जो ब्रिज होते हैं ये बनाते हैं ये सक्षम, ताकि वे वैश्विक संस्थान बन सकें। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है, उस पर 8,000 से अधिक स्टार्टअप जो है पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनके साथ सरकार ने 2300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। उसके बाद देखिए 3 प्रोन्ज्ड स्ट्रेटेजी ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, 3 प्रोन्ज्ड स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले हैंड होल्डिंग है पहली, फिर फंडिंग होती है, फिर क्या है, इंक्यूबेशन। ठीक है, जो उद्भव है जैसे कंपनियों का। तो सबसे पहले इसको लीगल सपोर्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके लिए ये सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि जो मोबाइल ऐप होती है उसके जरिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन्हें जो है 9 एनवायरनमेंट एंड लेबर लॉ थ्रू स्टार्टअप इंडिया वेब, मतलब इसका जो है पालन करना होगा। ठीक है, इनको मतलब एक उसके बाद जो है इन सब लॉ का, लेबर लॉ का पालन करना होगा, क्योंकि इनके पास भी लेबर काम करेगी ना। तो उसके बाद आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, तो इसके लिए जो है फास्ट ट्रैक स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, एक पेटेंट एप्लीकेशन बनानी होगी, मतलब कल को कुछ भी अगर नया बनाते हैं तो उसके लिए पेटेंट भी तो करवाएंगे। ठीक है, जो हमने ट्रिप्स समझौता पढ़ा था पहले, तो उसके अंतर्गत। तो पैनल ऑफ फैसिलिटेटर टू असिस्ट इन फिलिंग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशन कॉस्ट। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी एप्लीकेशन को भी फिलिंग करने के लिए इनके पास होना चाहिए। उसके बाद 80% रिबेट इन फिलिंग ऑफ पेटेंट, उनके पास जो फिलिंग ऑफ पेटेंट पे जो है 80% रिबेट है इनके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जिट प्रोसेस में जो हमारे जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल 2015 हमने पढ़ा हुआ है ये पहले भी, है ना। तो इसकी जो पेमेंट होती है 90 डेज़ के अंदर होती है ना, तो इनको जो है इन्हीं 90 डेज़ में एग्जिट करना होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप जो है 90 डेज़ के बाद जा रहे हैं, तो इससे क्या है, जैसे जो इनके ऊपर पैसा होगा वो इंक्रीज़ होता रहेगा, एनहेंस होता जाएगा। ठीक है, तो 90 डेज़ के भीतर जो है अंदर जो है आप सिंपल डेट स्ट्रक्चर में भी बाउंड अप विद इन 90 डेज़ में बाउंड अप करके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फंडिंग इंसेंटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है, फंडिंग या इंसेंटिव, जो फंडिंग होती है तो इसमें फंड ऑफ फंड कहा गया इसे। तो सिडबी बैंक क्या करता है, फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप सेटअप बाय द गवर्नमेंट। सिडबी बैंक होता है जो इसमें फंड ऑफ फंड के जरिए इसमें पैसे देता है, विद द सेटअप बाय द गवर्नमेंट की तरफ से जो सेट किया गया विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ इंडियन रुपीज़ जो है 2,500 करोड़। इनिशियल कॉस्ट कितनी देता है, 2,500 करोड़, एंड ए टोटल कॉर्पस जो इंडियन रुपीज़ में देता है वो 10,000 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट गारंटी होती है। तो क्रेडिट गारंटी क्या है,
क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म थ्रू जो हमारा NCGTC होता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, या फिर सिडबी, इन दोनों में से एक इज़ बीइंग एनविसेज्ड विद ए बजटरी कॉर्पस ऑफ, जिनका 500 करोड़ रुपए पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, नेक्स्ट 4 साल के लिए 500 करोड़ रुपए जो है क्रेडिट बैलेंस इन्हें, क्रेडिट की गारंटी जो है इन्हें दी जाती, ठीक है। उसके बाद टैक्स का जो एग्जेप्शन होता है वो इनके लिए होता है। एग्जेप्शन मतलब इनको टैक्स से छूट एक तरह से, ठीक है। तो आईटी जो एग्जेप्शन है फॉर 3 ईयर कैपिटल गेन टैक्स एग्जेप्शन टू पीपल इन्वेस्टिगेट सच गेन्स इन द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फंड ऑफ फंड टैक्स एग्जेप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट अबोव फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू से अगर ऊपर का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर जो है टैक्स का एग्जेप्शन दिया जाएगा, टैक्स में जो है छूट दी जाएगी 3 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या था, तीसरा था हमारा इंक्यूबेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन मतलब जो ये अलग अलग तरह की इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री एकेडमिक्स, जो कि इनमें इंक्यूबेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का उद्भव होना, ठीक है। तो उसके लिए जो ये इनमें इंक्यूबेटर होते हैं अलग अलग, तो इसमें जो है 31 इनोवेशन सेंटर इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है। 13 स्टार्टअप सेंटर बनाए जाएंगे, 18 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, 7 रिसर्च पार्क एंड 500 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बनाया जाएगा इसमें, जो 35 न्यू इंक्यूबेटर्स हैं इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये 35 न्यू इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे, 35 न्यू प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेटर विद द फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट से बनाई जाएगी, ठीक है। कंपटीशन या ग्रांट, तो जो निधि INR रुपीज़ जो है 10 लाख टू 20 लाख स्टूडेंट इनोवेशन फ्रॉम फॉर्म इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर IEDC जो सेंटर है, इसके लिए जो है 10 से 20 जो स्टूडेंट 10 लाख से 20 लाख स्टूडेंट जो है इकट्ठे किए जाएंगे और उनके बीच में मतलब ये इसको बनाया जाएगा, ठीक है, IEDC को। उसके बाद 69 आविष्कार योजना, जिसके जो इंडियन रुपीज़ में कॉस्ट है 250 करोड़ पर एनम, टू फोस्टर वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च अमंग IIT स्टूडेंट। मतलब ये इनके बीच में जो है जैसे कंपटीशन वगैरह, जैसे डिबेट वगैरह कराए जाते हैं ना, तो वैसे ही इसमें जो है IIT के स्टूडेंट के बीच में ये कराया जाएगा वेरी हाई क्वालिटी में। एनुअल इंक्यूबेटर ग्रांट चैलेंज, ठीक है, चैलेंज भी इनके बीच में कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवेंट क्या होगी, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप फेस्ट फॉर शोकेसिंग इनोवेशन एंड प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है। एक मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाएगा जहाँ पे ये कोलैबोरेशन करके आपस में इवेंट्स का जो है स्टार्ट करेंगे। स्टार्टअप टॉक शो होगा, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए आगे क्या है, आगे हमारा है NSAC। अब ये क्या है हमारा, तो NSAC क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग NSAC। तो सरकार ने जो NSAC है उसके लिए एक गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया, ठीक है, जो मतलब आधिकारिक नहीं है, ऐसे सदस्यों को नामित किया। तो NSAC का जो गठन है वो सरकार को देश में जो नवाचार है हमारा, ठीक है, इनोवेशन है जो, और स्टार्टअप है उसके पोषण के लिए अनुकूल बेहतर पारितंत्र विकसित करने के लिए उठाए गए जो आवश्यक कदम है उन पर परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया, ठीक है। NSAC का लक्ष्य क्या है, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके, ठीक है। NSA की अगर संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होता है। पदेन सदस्य कौन होता है, संबंधित मंत्रालय विभाग संगठन द्वारा नामित व्यक्ति जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे का पद धारण ना करता हो, ठीक है, संयुक्त सचिव से नीचे का पद धारण ना करता हो, इससे ऊपर का हो। गैर आधिकारिक सदस्य विभिन्न श्रेणियों में केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए जो है मनोनीत किए जाते हों। तो उसके बाद देखिए 5.6.1 स्टार्टअप पारितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग, ठीक है। तो ये राज्यों की रैंकिंग है इसमें स्टार्टअप में। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि जो हमारा DPIIT था, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उसने राज्यों के जो स्टार्टअप की रैंकिंग प्रक्रिया है उसके दूसरे संस्करण का संचालन किया, ठीक है। तो जो ये है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019, इसके बारे में, तो ये जो है प्रक्रिया कुल 22 राज्यों में 3 संघ राज्य क्षेत्रों में इसने भाग लिया था, ठीक है। रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 30 कार्य बिंदुओं, एक्शन पॉइंट और 7 व्यापक सुधार योग्य क्षेत्रों, इनको शामिल किया गया, ठीक है। इसमें संस्थागत समर्थन, सरल अनुपालन, इंक्यूबेशन जो समर्थन होता है, सरकारी खरीद मानदंड, इसमें रियायत आदि सम्मिलित हुए। इस रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने तथा एकल मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र थे उनको निम्नलिखित 2 श्रेणियों में जो है डिवाइड किया गया, श्रेणी वाई और श्रेणी एक्स। श्रेणी वाई में क्या था,
दिल्ली को छोड़कर सभी जितने भी संघ राज्य थे और असम को छोड़कर जितने भी पूर्वोत्तर जो वो थे भारत के सभी राज्य, ठीक है। एक्स में क्या रखे गए, अन्य सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को इंक्लूड करके। तो राज्यों को जो है प्रत्येक श्रेणी में 5 शीर्षक के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की। 5 शीर्षक कौन से थे? सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग लीडर और एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। उसके अलावा जो रैंकिंग की गई वो किसके उसमें परिवेश में की गई? तो सबसे पहले श्रेणी एक्स जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा? गुजरात का, ठीक है। उच्च प्रदर्शनकर्ता कौन रहा? कर्नाटक व केरल। वाई में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अग्रणी कौन रहा? चंडीगढ़ सबसे पहले, ठीक है। अगर सभी 7 सुधारों के मामले में बात करें तो लीडर कौन रहा? तो कर्नाटक, जो संस्थागत विनियामकी और सरकारी खरीद के क्षेत्रों में इसमें सुधार किए गए। और गुजरात इनक्यूबेशन हब हुआ, जागरूकता और पहुंच मतलब आउटरीच और नवाचारी अन्वेषकों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सुधार के हुआ। और बिहार जो है नवाचार की शुरुआत के क्षेत्र में इसमें सुधार हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक, गुजरात और बिहार, ये 3 जो है लीडर्स में टॉप मारे इन्होंने, ठीक है। और उसके अलावा गुजरात जो है श्रेणी एक्स में, श्रेणी एक्स में क्या कैटेगरी थी हमारी? श्रेणी एक्स में जो है अन्य सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को जोड़कर, ठीक है। और वाई में क्या था? दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्र और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020, तो ये क्या था? तो जो DPIIT था इसने प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार परिणामों की घोषणा की, ठीक है। तो अभी टेबल भी आएगा, इसमें टेबल में देखेंगे। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार आयोजन जो है स्टार्टअप इंडिया द्वारा किया गया था, ठीक है, जो 2016 का प्रोग्राम था। सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रमुख पहल का उद्देश्य क्या था? देशों में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। इन पुरस्कार का उद्देश्य ना केवल जो निवेशक थे उसके द्वारा केवल वित्तीय लाभ के रूप में सफलता के आकलन करने की प्रवृत्ति को रोकना था, बल्कि जो आकलन के लिए सामाजिक कल्याण था उसमें योगदान को आधार बनाने हेतु संगठनों का जो है मार्गदर्शन भी करना था, ठीक है। तो इसमें जो वो थे, जो निवेशक थे वो क्या करते थे? रैंकिंग को ऊपर दिखा देते थे, मतलब किसी भी जिसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उससे क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे जैसे गुजरात ने टॉप किया था तो सभी उसकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो वो इससे क्या होता था? वित्तीय लाभ के रूप में वो सफलता के आकलन करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। तो उसके अलावा जो 12 क्षेत्र थे, जो कृषि, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि, इसमें आवेदन मंत्रित जो आवेदन था वो आमंत्रित किए गए थे। इसके अंतर्गत 6 जो मापदंड थे उनका उनका मूल्यांकन किया गया। सबसे पहले नवाचार, मापनीय, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव और समावेशित और विविधता, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पहले भी शुरुआत की गई। तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस, जैसे हम शोकेस नहीं लगा देते हैं प्रदर्शनी एक तरह से, ठीक है। तो इसमें स्टार्टअप इंडिया जो पोर्टल था उसका एक हिस्सा बना और इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी प्रगतिशील स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना, ठीक है। शोकेस का मतलब ही हो गया एक ऑनलाइन मंच दिया गया। यह उद्योग निवेशकों और सार्वजनिक जो प्राधिकरण थे उनको क्रमशः संभावित साझेदारी, निवेश और सार्वजनिक खरीद के लिए स्टार्टअप के चयन और उनके साथ जुड़ने में मदद करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन प्रणाली, ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम, यह क्या थी? तत्काल सत्यापन की एक सुविधा उपलब्ध कराएगा। और जो DPIIT था उसके द्वारा जारी जो मान्यता प्राप्त पत्र था उस तक आसान पहुँच सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगला टॉपिक है नीति आयोग द्वारा भारतीय नवाचार सूचकांक 2020, इसका द्वितीय संस्करण को जारी किया गया, ठीक है। भारतीय नवाचार सूचकांक 2020, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है उसकी नवाचार क्षमता और जो प्रदर्शन की समीक्षा है उसको करना, ठीक है। तो इसके उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य है इसके जो मजबूत और कमज़ोर पक्ष है उनको रेखांकित किया गया। इसके अंतर्गत उन्हें जो उनकी नवाचार नीतियों में सुधार करने के लिए सशक्त बनाया गया, ठीक है। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो इनोवेशन इनपुट थे उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया? इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, ह्यूमन कैपिटल, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। और जो इनोवेशन जो आउटपुट थे जो मतलब परफॉर्मर में आए थे, तो नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़ मतलब होता है जैसे छोटे छोटे उसमें दिखाना, पार्ट्स में दिखाना, ठीक है। तो उसका नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूज़न। तो नवाचार से तात्पर्य क्या है? जो हमारे दक्षता, प्रभावशीलता, नवाचार का मतलब क्या होता है? इनोवेशन कोई भी, ठीक है। तो इसकी प्रभावशीलता या प्रतिस्पर्धी लाभ से जो सुधार है
सुधार के उद्देश्य से एक नवीन उत्पाद, ठीक है, या प्रक्रिया या सेवा का सृजन, विकास और कार्यान्वयन करना, मतलब कुछ भी इनोवेट करना, ठीक है। उसके अलावा रेखांकित किए गए मुद्दे कौन से थे? सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुसंधान संस्थान है उनकी उपस्थिति, इंक्यूबेटर केंद्रों की कमी, जमीनी स्तर पर जो सीमित नवाचार के संबंध है उसके क्षेत्रीय असंतुलन में, ठीक है। उसके अलावा राज्य स्तर पर देखें तो राज्य विशिष्ट नवाचार प्रकोष्ठ की अनुपस्थिति, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रदर्शन के लिए जो है राज्य स्तरीय रुचि का अभाव दिखा इसमें, ठीक है। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर में अगर देखें तो 4 ऑफ द 5 हाईएस्ट स्कोरिंग मेजर स्टेट इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। तो ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में अगर बेस्ट परफॉर्मर कौन था? कर्नाटका 42.5 के स्कोर के साथ, फिर महाराष्ट्र 38.03, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, फिर 10वें नंबर पे पंजाब था, ठीक है। इसमें जो है दिल्ली नहीं था, हरियाणा 6ठे नंबर पे है, ठीक है। तो सुझाव क्या दिया गया? सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन, सहकारी संवाद है उसके तहत राज्यों के भीतर व्याप्त जो एक सेकंड रुकिए। तो इसमें जो व्याप्त सर्वोत्तम प्रथाएं थी उनको प्राय जो है पीयर टू पीयर, मतलब पीयर टू पीयर क्या होता है? पर्सन टू पर्सन अधिगमन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रलेखित और प्रसारित किया गया, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्सन टू पर्सन जो है वो किया जाए, स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए। तो राज्य विशिष्ट नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा इसी प्रकार जो हमारा विपो है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इसके द्वारा जो वैश्विक नवाचार सूचकांक था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, ये भी जो है प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, जिसमें वर्ष 2020 में भारत का 48वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये विश्व ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जो है प्रसारित किया जाता है? वीपो द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कल को मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन भी जो है अपलोड करूँगा, मतलब साथ साथ इसके करंट अफेयर के जो लास्ट ईयर्स में आए थे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसने निकाली रिपोर्ट, वो किसने निकाली, ठीक है। उसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य, वर्ष 2020 के जो वैश्विक नवाचार सूचकांक था या जो हमारा GEII था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। 2019 में इसे 52वां स्थान था, 52वें से ये 48वें पे आ गया, ठीक है, 2020 में। तो GII के बारे में अगर देखें तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो विपो है उसने कार्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड आदि जैसे शीर्ष जो व्यावसायिक विश्वविद्यालय इसके साथ मिलकर विकसित किया है, ठीक है। इसके तहत जो 131 अर्थव्यवस्था है उनकी जो अभिनव क्षमता या जो अभिनव सृजन है उसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 80 संकेतकों का उपयोग किया जाता है, यथा जो अनुसंधान विकास है, निवेश है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, फाइलिंग, मोबाइल फ़ोन, ऐप, इनका सृजन और उच्च तकनीक वाले जो निवल निर्यात होते हैं, ठीक है, जो नेट हमारे जो एक्सपोर्ट होगा उस पे इसके मतलब इन सब चीज़ों पे इसको निकाला जाता है, ठीक है, GII को। यूके सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत में जो है 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन जो चैलेंज है वो फंड शुरू किया है, ठीक है। इस कोष का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो शैक्षणिक और उद्योग क्षेत्र है उसके वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करना, ठीक है। इस कोष के तहत दिए गए जो अनुदान, तकनीकी साझेदारी, इसके लिए की गई पहल के भाग में इस साझेदारी को जो है टेक क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। क्लस्टर जैसे हमने देखा ना, गाँव में जो विलेज क्लस्टर था हमने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया था, तो इस टाइप से ये जो है टेक क्लस्टर है। तो ये टेक क्लस्टर विकासात्मक अवरोधों को समाप्त कर भारत टेक क्लस्टर के विकास में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रमुख अवधारणाएं और सुर्खियों में रही कुछ संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले है असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस, तो नेशनल डेटाबेस ऑफ द अनकैटेगराइज्ड वर्कर NDUW। तो ये क्या था? देखिए, तो जो NDUW था, ये जो प्रवासी श्रमिक सहित थे या फिर जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे, ठीक है, प्रवासी श्रमिक थे, एक तो एक असंगठित जो जैसे समोसा वगैरह ये जो बेचते हैं ना, मतलब इस टाइप के जो इनफॉर्मल जो क्षेत्र होता है, इसके श्रमिक जो है इनका प्रथम राष्ट्रीय डाटाबेस होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम मतलब इनको जो है इंक्लूड किया जाएगा किसी डाटाबेस में। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे श्रमिकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करना हेतु श्रमिकों और नियोक्ताओं व सरकार साथ ही सरकार के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा आधार के साथ संबंध जो है NDUW के विकास की परिकल्पना की गई है, ठीक है। इसके साथ आधार का इसका संबंध किया जाएगा, आधार जो होता है ना UIDAI का, ठीक है। उसके बाद अनकैटेगराइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत पहली बार प्रत्येक जो श्रमिक होगा उसको पंजीकृत करने और उसका स्मार्ट
ID कार्ड जारी करने का ये अनिवार्य किया गया था, ठीक है। उसके अलावा सहकार मित्र ये क्या होता है? यह जो है युवाओं को जो संवैधानिक इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप करते हैं ना, जैसे आपने कहीं से अगर स्नातक वो कर ली, स्नातक इंजीनियर मतलब वो कर ली, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन कर ली, तो उसके बाद आपको जो है जो इंटर्नशिप आप करेंगे ट्रेनिंग पे, उस पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पेड इंटर्नशिप प्रदान करने हेतु एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है ये, ठीक है। यह युवा सहकारी कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित परियोजना ऋण, उसकी जो एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, ठीक है। इस योजना के तहत कृषि एवं संबंध क्षेत्रों और IT जैसे विषयों के जो पेशेवर स्नातक हैं वो भी इंटर्नशिप के लिए अहर होंगे। जो NCDC है, ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसकी एक ये पहल है, ठीक है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, मतलब संसद के कानून के द्वारा से पास किया गया। NCDC के कार्य क्या है? कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात, आयात, इसके कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन और वित्त पोषण करना है, ठीक है, NCDC का। इसके बाद है युवा क्या है? तो यह एक बहुहितधारक मंच है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को शिक्षा और अधिगमन से उत्पादक कार्य एवं सक्रिय नागरिकता की ओर संक्रमण के लिए तैयार करना, ठीक है, शिक्षा और लर्निंग प्रक्रिया के उत्पादक कार्य के लिए। इसके अलावा जो है हाल ही में युवा कार्यक्रम और जो खेल मंत्रालय है, ठीक है, तथा जो युवा है, जो कि जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया है, उसने मिलकर युवाओं को सशक्त करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो भारत में जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ हैं, ठीक है, जो ये सारी भारत में है, तो इन सब का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, है ना। UNDP, UNEP, ये तो हमने जो है एनवायरनमेंट में पहले लेक्चर में पढ़े थे ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 6-7 के साथ ऐसे है जिसका आपको हर एक सब कुछ पता होना चाहिए, क्या करती हैं, ठीक है। ये सब UN की है, वैसे ये तो पता ही है एजेंसियाँ। तो उसके सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्थक संलग्नता और सामाजिक, नागरिक एवं सामुदायिक पहल में जो भागीदारी है, उसके माध्यम से युवाओं की क्षमता का विकास करना, ठीक है। उसके बाद भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDIA, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो EDIA एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संस्थान है, 1983 में बना था, स्थापित किया गया था। यह शीर्ष वित्तीय संस्थानों अर्थात IDBI, IFCI, ICICI और भारतीय जो स्टेट बैंक SBI है, उसके द्वारा प्रायोजित है, ठीक है, EDIA। उद्देश्य क्या है इसका? उद्यमिता को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्र में उद्यमियों के समूह का विस्तार करना, क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना, उद्यमिता में प्रशिक्षण देना आदि, ठीक है। एक नोडल एजेंसी है ये, ठीक है, मतलब यूनिक है ये, खुद की तरह की, मतलब अकेली है। इसके रूप में गुजरात सरकार की स्टार्टअप नीतियों को क्रियान्वित करता है, ठीक है। ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा EDIA को जो नवाचार संस्कृति है उसको व्यवस्थित रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसलिंग है, उसकी स्थापना हेतु चयनित किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी मदद से हम ये इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है, EDIA से इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ, सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP लॉन्च्ड। तो इस नीति आयोग के जो अटल नवाचार मिशन है, उसके द्वारा जो अटल टिंकरिंग लेवल है ATL, उसके जो युवा अन्वेषक है, इनोवेटर्स हैं, उनके लिए एक डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से आरंभ किया गया है, ठीक है। ये मतलब एक कंपनी है, जैसे कि डेल के आप कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइप से ये एक डेल वो है, कंपनी है डेल टेक्नोलॉजी। तो इसके सहयोग से आरंभ किया गया है। इसमें जो युवा अन्वेषक है उसको डेल के स्वयं सेवकों से जो परामर्श समर्थन है, मेंटन सपोर्ट है, मेंटोर होता है ना, जैसे जो मतलब एक मेंटरशिप करवाते बच्चों को, मतलब अलग अलग सलाह देते एक तरह से, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण समर्थन, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और विचारों को पेटेंट करवाने आदि में ये जो है सहायता प्राप्त करेंगे इससे। SEP जो है भावी जो प्रौद्योगिकी है उसके विकासकर्ताओं उद्यमियों के लिए एक समग्र विकास कार्यक्रम है। यह छात्रों की जो नवाचार भावना है उसको प्रोत्साहित करने, उनके नेतृत्व और उद्यमशीलता कौशल की विकसित करने के प्रति समर्पित है, ठीक है। उसके बाद है चैलेंज हंट अंडर NGIC फॉर एडवांस अनइनहिबिट टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप। चैलेंज हंट अंडर NGIC फॉर एडवांस अनइनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जिसे बोलते हैं चुनौती, ठीक है। तो ये क्या है चुनौती? तो ये जो है भारत में जो Tier 2 के वो होते हैं शहर, जैसे कि Tier 1 में 1 लाख से ऊपर है ना, Tier 2 में कितने होते हैं?
50,000 से और 99,999, ठीक है। यहाँ तक टियर 2 में होते हैं, इतनी पॉपुलेशन होती है मतलब। तो इनके विशेष ध्यान देने के साथ कोरोना महामारी के दौरान इनके उपरांत उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियाँ उनको हल करने के लिए उत्पादों और समाधानों को खोजने हेतु जो NGIC है, नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम, इसके तहत जो नेक्स्ट जेन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है, ये है, ठीक है। तो जो NGIC है वस्तुतः सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STIP, इसकी व्यापक इंक्यूबेशन योजना है, ठीक है। तो NGIC क्या है? STIP की एक व्यापक इंक्यूबेशन योजना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। इसका विज़न जो भारत की एक सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के रूप में परिणत करना है। इसका उद्देश्य क्या है? नियत क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना, उन्हें 25 लाख रुपए तक का सीड फंड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। सीड फंड क्या होता है? प्रारंभिक वित्त पोषण, और अन्य सुविधा जैसे इंक्यूबेशन सुविधाएं, परामर्श, सुरक्षा परीक्षण सुविधाएं, ये सब क्या उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर बस यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं कल 6ठा स्टार्ट करेंगे और उसका भी करेंगे, ठीक है। अभी देखता हूँ, अगर मैं करंट अफेयर थोड़ा मूड फ्रेश के लिए पढ़ूंगा, अगर टाइम मिला तो उसे अपलोड भी कर दूंगा। 6 और 7 दोनों को इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पसंद आता है, ठीक है। उसके अलावा अपने घर पे बैठे रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए, कोरोना जब तक है। उसके अलावा आपका कल का दिन शुभ हो।